लेकिन वो उससे पहले पाकिस्तान छोड़ गए थे, जो पुलिस रिकॉर्ड है। जबकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे आई नहीं है। जो सीआईए पुलिस राय है उनके मुताबिक एहसन शाह मुलव्वस है। उस दिन भी उसके साथ लड़के मौजूद थे और उनके पास छोटे वेपन जरूर थे। उनकी जो कि कह लें कि एक सड़क जो है, ये एक रास्ता है, कड़ियां मिलती हैं वो जाके तीफी बट से, और उसने एंड तक अपना वेपन शो नहीं होने दिया। वो फ्री फेर रहा था, उसको आइडिया भी नहीं था शायद कि ये वाकया हो जाएगा। मुस्तनसर अताब बाजवा को क्यों चेंज कर दिया गया, उसका कोई इन्फ्लुएंस था? नमाज, रोजा, ये जो उम्र अदायगी, अल्लाह और बंदे का मामला। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इस दौरे हाजिर में ये इसके लिए एक टेस्ट केस है, पुलिस इसको किस तरह देख रही है, क्योंकि आप पुलिस ऑफिशियल के साथ राब्ते में हैं। देखिए दिलशाद भाई, इस केस, अब वो आप जुल्फकार अली भुट्टो साहब के केस से मिला रहे, तो उसमें भी अदालत के जो बयानात आए हैं आपके सामने, जो सुप्रीम जो हालिया बात जो उसकी हेयरिंग हो गई है, उसके बाद अगर इस केस को आप देखें ना, इसमें अभी तक पब्लिक सिंपैथीज बहुत है, क्योंकि यंग लड़का था। हमें खुद बड़ा अफसोस है जब उसके टिकटॉक देखते हैं, उसकी वीडियोस देखते हैं। मासूम सा लड़का था और पढ़ा लिखा लड़का था, बाहर से आया था, अपने बाप का कारोबार संभाला हुआ था। अब उसका मर्डर हो गया। उसके बाद एक चैनल ने तो कवर किया ही किया, सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट हो गई, सच झूठ सब कुछ जो है वो उसके हक में चलने लगा। तो एक मकतूल है, एक पब्लिक सिंपैथीज जो है वो आ गई। एक और भी वजह है उसकी, लोगों के जो दिलों में वो घर कर गया। कुछ अर्सा केवल एक चैनल पर उसका इंटरव्यू हुआ जिसमें उसने कहा कि यार ये मेरे बाप दादा की दुश्मनी थी जो मेरे कंधों पर आई, लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं अमन पसंद आदमी हूं। बिल्कुल, उस ये सिंपैथीज भी उसको मिली और उसके बाद अब उसका खुद कत्ल हो गया। अब वही कहानी एक रिपीट हुई, लेकिन इस केस को इतनी हाइप मिल चुकी हुई है कि ये अब पंजाब पुलिस के लिए एक टेस्ट केस चैलेंज बन गया, एक चैलेंज बन गया है। अब इस केस में पुलिस किस तरह एविडेंसेस लेके आती है, ये पुलिस का काम है। इसमें हम अगर कुछ भी कह लें जी उसको सजा हो जाएगी या ये हो जाएगा, ये सब कहने की बातें कबल वक्त बातें। अच्छा, जहां पर एक अली पठान का जिक्र आता है, हारून का जिक्र आता है, वहां पर एक मरकजी किरदार के तौर पर एहसन शाह का नाम सामने आता है जो उसका दोस्त भी था। देखें दिलशाद साहब, इस केस में एक सिंपल सी चीज है कि कातिल जो है वो मकतूल हो चुका है। असल मारने वाला या तो गिरफ्तार हो जाता जिंदा, उसके इंकशाफात पे बात और होनी थी। अब इस तफ्तीश को पुलिस ने आगे चलाया और मुख्तलिफ सोर्सेज से ये पता चला कि एहसन शाह उसका करीबी दोस्त जो उस वक्त बाहर था, वो यहाँ पे नहीं था पाकिस्तान में, वो गिरफ्तार हुआ। उसने साथ मिलकर प्लानिंग की, उसने मुखबरी दी, उसके बाद उन्होंने बंदा हायर किया, मार, ये सारी एक कहानी चल रही है। लेकिन एहसन शाह ने, चूंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप पुलिस ऑफिशियल के साथ राब्ते में हैं, जहाँ हर मीडिया चैनल का रिपोर्टर इस केस की अपडेट के बारे में जानना चाहता है। एहसन शाह ने जो इकरार जुर्म किया वो क्या है और वो 5 करोड़ रुपए वाला मामला क्या है? देखिए, जो सीआईए पुलिस राय है उनके मुताबिक एहसन शाह मुलव्वस है। एहसन शाह ने बाकायदा मिलकर जो है वो तीफी बट को रैकी दी। रैकी देने के बाद उनकी 5 करोड़ में डील तय पाई। डील तय पाने के बाद 50 लाख एडवांस दिया और 4.5 करोड़ इसने लेना था। ये उसके बाद बाहर चला गया। बाहर से इसने रैकी करके बताया कि बलाज ने इस शादी में जाना है। ये वो स्टोरी है जो कि पुलिस सोर्सेज से निकली है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक पुलिस ने आकर कोई बयान सामने नहीं आया। भाई कितना कमबख्त आदमी है कि लोग रोजा रसूल पर जाते हैं, मक्का मुकरमा जाते हैं अपने पहले किए हुए माफ करवाने, और वो वहां पर अपने दोस्त के कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए दिलशाद साहब, इसमें कुछ दीनी मसाइल हैं, नमाज, रोजा, ये जो उम्र अदायगी, अल्लाह और बंदे का मामला। तो इसमें कुछ भी कहना जो है वो गलत होगा। वो उसकी नीयत क्या थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब सुनी सुनाई बातें, इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा नुमान भाई, आखिरी दो सवाल, तीफी बट और गोगी बट को क्या पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी? देखिए, ये सारा कुछ डिपेंड करता है पुलिस की तफ्तीश पे। सबसे पहले तो अगर वो जिस तरह बताया जा रहा है कि गोगी बट जो है वो अभी इधर है, लेकिन जो पुलिस सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तक उसके मुलव्विस होने की कोई ऐसे उनके पास शवाहिद गोगी बट की नहीं है। तीफी बट तक जो है वो अभी तक पुलिस ने जितने मुल्जिमान पकड़े हैं उनकी जो कि कह लें कि एक सड़क जो है, ये एक रास्ता है, कड़ियां मिलती हैं वो जाके तीफी बट से। लेकिन उसको साबित करने के लिए पुलिस को बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कलेक्ट करने होंगे, सारी तफ्तीश मुकम्मल करनी होगी। फिर उसके बाद पुलिस को जो है उन्हें उन केसेस, इस केस में इश्तिहारी करवाना पड़ेगा। इश्तिहारी करवाने के बाद वो इश्तिहार वारंट साल लगाकर इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा उसकी ट्रैवल हिस्ट्री लेकर कि वो किस मुल्क में है, और फिर जाके पुलिस कहीं जो है वहां की पुलिस से एम्बेसी के साथ राब्ते में आएगी। तो ये एक लंबा प्रोसीजर होगी, ये बड़ा लंबा चौड़ा बिल्कुल लंबा प्रोसीजर, महीनों भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। ये पुलिस का काम है। अब
कि वो इसमें कितनी जल्दी करती है। पुलिस ने काम तो बहुत ज्यादा किया है, क्योंकि आफ्ताब फुल्लरवान, इमरान किश्वर और इसके साथ ये जो दोनों बड़े काबिल ऑफिसर हैं, इनके नीचे टीम भी बहुत अच्छी है। तो ये अब पुलिस का काम है कि वो कितनी जल्दी इस तफ्तीश को मुकम्मल तो पुलिस ने कर लिया अपनी तरफ से, लेकिन अब इसको जो एक कह लें कि ब्लैक एंड व्हाइट करना है, जो मिसलें लिखी जानी है, उनके बिना पर जो है आगे केस चलना है। नुमान भाई, मोहम्मद अली भट्ट, माजिद बशीर, शकील भट्ट, राशिद मीन भट्ट, ये बड़े काबिल पुलिस अफसरान थे, इनसे तफ्तीश लेकर दूसरे अफसरान के क्यों हवाले किया गया? देखिए, ये भी सारी सुनी सुनाई बातें हैं। ऑफिशियली ऐसी कोई चीज नहीं है। ऑफिशियली सिर्फ ये पहले इस केस के ऑर्डर्स हुए थे, उस वक्त आफ्ताब फुल्लरवान और जो एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन है मुस्तनसर अताब बाजवा, अच्छा, ये दोनों हेड थे। अच्छा, इनके साथ नीचे मोहम्मद अली भट्ट शामिल था। ये तफ्तीश उनके पास गई थी। बाद में लोगों की तरफ से ये गलत बातें सामने आई कि पता नहीं मुस्तनसर अताब बाजवा को क्यों चेंज कर दिया गया, उसका कोई इन्फ्लुएंस था। ऐसी कोई बात नहीं थी। जिस वक्त बोर्ड में ये तफ्तीश सामने आई, उनको ये नहीं पता था कि मुस्तनसर अताब बाजवा और आफ्ताब फुल्लरवान करीबी अजीज है। इस वजह से मुस्तनसर अताब बाजवा ने खुद जाके सरेंडर किया ऑफिसर्स के सामने कि मैं अब हम दोनों करीबी अजीज हैं। तो लोगों ने बाद में ये कहना कि दोनों भाइयों ने अपने मतलब की तफ्तीश कर दी, इसलिए आप मुझे हटा दें, इनके साथ कोई और बंदा लगाएं जिसका इनके साथ कोई रिश्तेदारी ना हो। सिर्फ एक बातें थी, बात ये कि मेरी अजीजदारी है, अगर ये बेगुनाह साबित हुए तो लोग उंगलियां उठाएंगे, या बेगुनाह या गुनहगार साबित हो, क्योंकि ये केस ऐसा है ना, इसमें इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से वो खुद सरेंडर हो गए। और जहां तक मोहम्मद अली भट्ट और शकील भट्ट की बात है, तो 2 रोज कबल अमीर मौसब जो इस केस के मुद्दई हैं, पुलिस, आफ्ताब फुल्लरवान और जो एसपी मॉल्टन इन्वेस्टिगेशन शहजाद रफीक साहब, ये दोनों मोहम्मद अली भट्ट और शकील भट्ट अमीर मौसब को पुलिस कस्टडी में लेके गए हैं जाए वकुआ पर। वहां पे सारा विजिट कराया है, उनसे जो एविडेंस मौके की थी अमीर मौसब से वो लिए इन्होंने। तो ये केस में साथ ही है। अच्छा, केस में ये सारी टीम साथ है। ये बड़ी काबिल टीम है और ये किसी न किसी मंतकी अंजाम तक इसको पहुंचाएगी। यानी इस सारे केस में जानबूझकर ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है केस को खराब करने के लिए। सर देखिए, डिसइंफॉर्मेशन कहां से आ रही, ये वही जराए है ना जिनका साफा से कोई ताल्लुक नहीं। या तो पुलिस को कोट करके बात करें या पुलिस सोर्सेज से बात करें। अगर उसके अलावा आप जो मफरूजात अपनी इंटेलिजेंस पे बात करेंगे, उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे आपसे जितनी डिस्कशन की, ये वो थी जो कि पुलिस अफसरान ने मेरे साथ की। अच्छा नुमान भाई, जब ये वकुआ होता है उस वक्त तीफी भट्ट पाकिस्तान थे या पाकिस्तान से बाहर थे? देखिए, जो इस केस की हिस्ट्री देखी जाए ना, अगर जो पुलिस को ट्रैवल हिस्ट्री मिली है, उसके मुताबिक इस्लामाबाद से 7:15 बजे की फ्लाइट से वो दुबई फरार सुबह उसी रात को, अगली सुबह, यानी कि इस वाकया के बाद। और इस केस की जो FIR है वो 7:30 बजे दर्ज हुई। वो भी SHO चूंग और DSP चूंग इन्वेस्टिगेशन जो है, ये मौके पर जाकर इन्होंने उनके घर से ली। ऑब्वियसली उनके घर में भी कोराम मचा हुआ था, इतना बड़ा वाकया हुआ था, लेकिन वो उससे पहले पाकिस्तान छोड़ गए थे। जो पुलिस रिकॉर्ड है उसके मुताबिक वो दुबई फरार हो चुके थे। और उसके बाद पुलिस जो है अब आगे जब इंटरपोल से वारंट निकलवाएगी, देन उनकी ट्रैवल हिस्ट्री दोबारा ली जाएगी। अब ये नहीं पता कि दुबई में है या उसके बाहर है कहीं, ये किसी कंफर्म नहीं है, चीजें कंफर्म नहीं, और ये इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। नुमान भाई, जब बलाज के साथ दर्जनों गार्ड्स होते थे, उस दिन उसके साथ गार्ड्स तो मौजूद थे, मगर किसी के पास कोई वेपन नहीं था, राइफल नहीं थी, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। एहसन शाह के साथ कुछ लोग जो बलाज के मुलाजिम थे, वो भी कोई इन्वॉल्व थे इसमें? देखिए, अभी तक तो तफ्तीश में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। बलाज की जिस तरह दुश्मनदारी थी, उसको वैसे ऐसे फ्रीली मूव नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस दिन भी उसके साथ लड़के मौजूद थे और उनके पास छोटे वेपन जरूर थे। अच्छा, पिस्टल उनके पास थे, लेकिन जिस तरह का तरीका अपनाया गया उस शूटर की जानिब से, वो पहले भी जो बताया है कि जो फुटेजेस सामने आई है उस शादी की, उसमें वो सामने बैठा खाना खाते हुए देख रहा है, बलाज को वॉच कर रहा है, शायद उसकी जेब में जो तस्वीर थी उसके साथ मैच कर रहा था। फिर उसके बाद वो 2-3 दफा करीब भी आने लगा तो इसके दोस्तों ने उसे हटा दिया, रोक लिया, तलाशी भी ली गई। फिर उसके बाद जिस वक्त बलाज वहां से जाने लगा तो वो सेल्फी लेने के बहाने जो है वो आगे हुआ और उसने एंड तक अपना वेपन शो नहीं होने दिया। वो चादर के अंदर था और उसने एकदम जो है वो अटैक कर दिया। अब उस वक्त ना जो सामने वाले हैं उनके पास टाइम था, जो उसके साथ चले थे, और उसके फौरी बाद जो है जो हमलावर होता है वो तो रेडी टू फायर होता है। जो गार्ड्स हैं, मुलाजिम हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने पहले अनलॉक करनी है राइफल, पिस्टल, वो 10-15 सेकंड के मार्जिन में सब कुछ वाकया हो चुका, उतनी देर में वो वाकया हो चुका होता है। फिर साथ ही जो है उस पर फायरिंग होती है और वो भी मारा जाता है। क्या बलाज उस वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी उसने? देखिए, पहली तो एक इन्फॉर्मेशन ये आई थी कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसी वजह से उसने शोल्डर पे रख के जो फायर किए, लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि उसने कोई जैकेट नहीं पहनी हुई थी। वो
फ्री फिर रहा था, उसको आइडिया भी नहीं था शायद कि ये वाकया हो जाएगा, क्योंकि उसके दोस्त वगैरह उसके साथ थे और इसी तरह वो मूव करता था। क्योंकि हमलावर को कहा जा रहा है कि ये एक मालसिया था। एक मालसिया इतनी प्रोफेशनल तरीके से मर्डर नहीं कर सकता कि उसको पता है कि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, वो उस जगह पर फायर मारता है जहां पर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है। देखिए दिलशाद साहब, इसमें तो पुलिस ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता सकते हैं, लेकिन एक जो मेरी ओपिनियन है, जो मैंने अभी तक केसेस देखे हैं, आप उसका तरीका वारदात देखे ना कि वो चादर के अंदर उसने अपनी पिस्टल छुपाई हुई है और वो सेल्फी लेने के बहाने आ रहा है। तो सेल्फी लेने के बहाने जब वो करीब आएगा तो वो या तो राइट शोल्डर पे होगा या लेफ्ट शोल्डर पे, क्योंकि उसने मोबाइल सामने करके जो है वो सेल्फी बनानी है। तो उसके पास हिट करने की जगह जो है वो उसका कंधा ही है, या हेड है या कंधा है, वो क्योंकि सामने से आगे तो हिट कर नहीं सकता, तो इस वजह से उसने अपना टारगेट वहां से अचीव किया। नुमान भाई, हमलावर मुजफ्फर हुसैन मारा गया जिसने उसके शोल्डर पर पूरा मैगजीन जो है वो फायर किया, लेकिन उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक पेट पर भी 2 गोलियां लगी, यानी कि एक बंदा नहीं था हमलावर को 2 थे। देखिए ये अभी तक जो है, ये मैं सुन रहा था सोशल मीडिया पे, कोई साबिक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने ये बात उठाई थी कि जी उसके सामने से भी 2 गोलियां लगी, जबकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे आई नहीं है। वो जब तक वो नहीं आ जाती तो कुछ भी कहना कबल-अज़-वक्त होगा, क्योंकि जो फायर ऊपर से हुआ है वो आखिर कहीं से तो गोलियां निकलनी थी, वो और इतना वो वाली गोलियां भी पेट से निकल सकती, वो भी निकल सकती हैं, क्योंकि वो क्रॉस रख के पिस्टल फायर किया गया, वो भी निकल सकती है। इसलिए जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कहना कुछ भी कबल-अज़-वक्त है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें पता चलेगा कि इसको कैसे हिट किया गया और जो गोली फायर हुई है उसने कहाँ डैमेज किया। बहुत शुक्रिया नुमान भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे सीनियर क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख, जिन्होंने सारी बातें हकीकत पर मबनी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बातें की। आपने नुमान शेख साहब की बातें सुनी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।